हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लास्ट सेशन में मैंने आपको, चलिए छोड़ देते हैं लास्ट सेशन को। स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को क्या होता है। अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या आप कह सकते हैं डेफिनेशंस, जो फ्यूचर में काम आने वाली हैं, जो फ्यूचर में काम आने वाली हैं। जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हमारे सामने कई सारे वर्ड्स आएंगे, जैसे परचेस क्या होता है, सेल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, डिस्काउंट्स क्या होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं, कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, मींस करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं, करंट एसेट्स किसे कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स किसे कहते हैं। ओके, ये सारे टर्म्स टेंशन लेने की जरूरत नको। प्रॉफिट किसे कहते हैं, गेन किसे कहते हैं, रेवेन्यू किसे कहते हैं, कॉस्ट किसे कहते हैं, हर एक वर्ड्स बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैंने ये बता करके आपको थोड़ा डराया कि ये टर्मिनोलॉजी देखने को पड़ेगी, लेकिन देखो ना, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है जो बार बार यूज होती है। So when we will go ahead or pursue ahead, we will use these terminology in a frequent way, बार बार यूज होगी। कैपिटल इतनी बार यूज होगा, ड्राइंग इतनी बार यूज होगा, परचेज, सेल, एवरीवेयर। तो कहने का मतलब ये, क्यों ना हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन जान लें, ताकि जब हम आगे कंटिन्यू करें तो हम लोग को इन वर्ड्स को समझने में एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो। इज इट क्लियर? दैट इज वाई देयर इज अ सेपरेट चैप्टर विच इज नोन एज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पहला है ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको, अगर बेसिक्स याद हो, इसके पहले के जो सेक्शन पढ़ाए थे, मैंने कहा था हम लोग दो चीज़ें याद रखते हैं। हम लोग जर्नल एंट्री जो करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड जो करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्डिंग होती है। जब डेफिनेशन बताया था अकाउंटिंग, तो उसमें भी यही मैंने बताया था। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इवेंट्स को रिकॉर्ड्स करते हैं। ट्रांजैक्शन जो मॉनिटरी टर्म्स में होते हैं, इवेंट्स जो मॉनिटरी टर्म्स में होते हैं। सर समझ में नहीं आया, तो मॉनिटरी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस में फर्क क्या है? बेसिकली ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में बहुत माइन्यूट सा फर्क है। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस इवेंट होते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज इवेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल दैट ईच एंड एवरी इवेंट इज योर ट्रांजैक्शन। सर कंफ्यूज? चलिए सुनिए। मैं रास्ते से जा रहा था, साइकिल चला रहा था, सीटी बजा रहा था, साइकिल की टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, डॉक्टर ने फर्स्ट एड किया, पैसा मांगा, मैंने पैसा दिया और उसके बाद मुझे रिलीज कर दिया गया। ओके, फिर मैं साइकिल चलाते हुए, सीटी बजाते हुए घर आ गया। कहने का मतलब ये सब क्या है सर, कुछ बताइए। मैं घर से निकला, दैट वॉज एन इवेंट। हाँ, हाँ। मैं साइकिल चला रहा था, वो भी एक इवेंट है। यस सर। सीटी बजा रहा था, वो भी एक इवेंट है। हाँ। गिर गया, वो भी इवेंट है। सर वो एक्सीडेंट है। अरे भाई इवेंट है ना। हाँ, इवेंट। मुझे डॉक्टर के यहाँ पहुंचाया गया, वो भी एक इवेंट है। डॉक्टर ने फर्स्ट एड किया, वो भी इवेंट है। डॉक्टर ने पैसा मांगा, बताओ वो ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? सर अब तो ये ट्रांजैक्शन है। नहीं भाई, ये अभी भी इवेंट है, ये अभी भी इवेंट है। इवेंट मतलब घटना। मैंने जेब से पैसा निकाला और मैंने डॉक्टर साहब के जेब में डाला। बताओ ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट? सर ये ना, अब तो इवेंट ट्रांजैक्शन है। नहीं, ये इवेंट है। मैं ना डॉक्टर के यहाँ से घर वापस चला आया सिटी बजाते हुए, तो ये इवेंट है ट्रांजैक्शन? सर ये इवेंट है। तो ट्रांजैक्शन था किथे? इस पूरी कहानी में ट्रांजैक्शन है कहाँ? हर एक चीज इवेंट होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट से जनरेट होता है, लेकिन हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। हर चीज इवेंट होती है, लेकिन हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होती।
हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होती, लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट होता है। यानी ये तो पक्का हो गया, जो कुछ भी हो रहा है वो इवेंट है। यस सर, वो इवेंट है। जो कुछ भी हुआ, मैंने कहा ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू टिल द लास्ट, हर एक लाइन मैंने कहा इवेंट है, इवेंट है, इवेंट है, इवेंट है, यानी हर एक चीज इवेंट है। ट्रांजैक्शन कब होगा सर? जब हम किसी चीज को मॉनिटरी वे दे सकते हैं तो वो हमारा ट्रांजैक्शन आएगा। डॉक्टर ने हमसे पैसा मांगा, मैंने पैसा दिया, ये दोनों ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन हैं। क्यों? क्योंकि उस इवेंट को हम मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर। तो मैं घर से निकला, इवेंट है। साइकिल चला रहा था, इवेंट है। सीटी बजा रहा था, इवेंट है। गिर गया, इवेंट है। एक्सीडेंट हुआ, इवेंट है। डॉक्टर के यहाँ गया, इवेंट है। डॉक्टर ने फर्स्ट एड किया, इवेंट है। डॉक्टर ने पैसा मांगा, ये इवेंट भी है और ट्रांजैक्शन भी है। डॉक्टर को मैंने पैसा दिया, ये इवेंट भी है, ट्रांजैक्शन भी है। वापस में घर चला आया, ये इवेंट है। देखो ना, हर चीज इवेंट है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन भी इवेंट है। इसमें दो ट्रांजैक्शन आए, दो लाइनों में ट्रांजैक्शन है। डॉक्टर ने पैसा मांगा और मैंने पैसा दिया। मैं पैसा बोल रहा हूँ, रुपीज। डॉक्टर ने फीस मांगी, मैंने उसको फीस दी। तो ये दोनों चीज इवेंट तो हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन भी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये ट्रांजैक्शन इवेंट होंगे, यानी हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट होगा, लेकिन हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, कभी कभी दो ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्टेंट फिगर होता है ना, वो भी इवेंट बन जाता है। नहीं सर, ठीक है, वो भी एक नया ट्रांजैक्शन बना देता है। जैसे मैंने 1000 यूनिट्स परचेज की 10,000 रुपए में। मैंने इसमें से 800 यूनिट सेल की 12,000, नहीं चलो 12 नहीं, 15,000 में। तो बताओ मुझे फायदा कितना हुआ? खरीदा 10,000 में, बेचा 15,000 में, मुझे फायदा कितना? अरे सर, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आएगा? आप ये बताइए ना। 800 यूनिट सेल किया तो 800 यूनिट खरीदा कितने में था? ओके, 800 यूनिट मैंने 8,000 में खरीदा था, तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया 7,000 का प्रॉफिट कमाया। सर ये प्रॉफिट? हाँ। तो आखिर मेरे पास स्टॉक कितना बच गया? कुछ बैलेंस में बचा ना। 10,000 यूनिट खरीदा था, 8,000 सेल, 800, 1,000 यूनिट बाई किया, 800 सेल किया, तो स्टॉक कितना बचा? 200 यूनिट्स। और हर एक यूनिट कितने में बाई किया था? 10 पर। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्टॉक बच गया 2,000। मैंने खरीदा और बेचा, मैंने खरीदा और बेचा। हम जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ना, एक चीज याद रखना, जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे ना, दैट शुड बी इन अ मॉनिटरी टर्म्स। वो हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए। 10,000 खरीदा, 15,000 में बेचा। लेकिन रिकॉर्डिंग तो हम इन दो चीजों की करेंगे। हम इनकी रिकॉर्डिंग अपने नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते। नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकी एंट्रीज नहीं करते। नहीं करते। इसके लिए हमें यूनिट्स की रिकॉर्डिंग हम कहां करेंगे? यूनिट्स की रिकॉर्डिंग हम अपने जर्नल, लेजर, कैश बुक पे नहीं करते। यूनिट्स की रिकॉर्डिंग हम जर्नल, लेजर, कैश बुक पे नहीं करते। तो सर कहां करते हैं? इसकी एंट्रीज हम स्टॉक बुक में करते हैं। किस में करते हैं? यूनिट्स की एंट्रीज स्टॉक बुक्स में करते हैं। इसके लिए अलग बनता है। इसमें हम लोग जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, वो मॉनिटरी टर्म्स में करते हैं, रुपीज में करते हैं, कभी यूनिट्स में नहीं करते। 1,000 यूनिट्स का जर्नल एंट्री बताओ, नहीं भैया। 10,000 रुपए की जर्नल एंट्री करो, 8,000 रुपीज की जर्नल एंट्री करो, 15,000 की जर्नल एंट्री करो, दैट इज ओके। लेकिन एंट्रीज हम हमेशा रुपीज की करते हैं। तो सर ये यूनिट्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? यूनिट्स के लिए हम लोग स्टॉक बुक अलग से बनाते हैं। यूनिट्स के लिए हम लोग स्टॉक बुक अलग से बनाते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? तो हम लोगों ने 10,000 और 15,000 की एंट्री की। 10,000 का खरीदा, रुपीज में था 10,000, बेचा 15,000, 5,000 हम दिखाएंगे ना ना ना। अब हमें दिखाना पड़ेगा हमारे पास स्टॉक कितना बचा है। इसके लिए हमें स्टॉक बुक पर जाना पड़ेगा, जहां यूनिट्स में एंट्रीज हुई थी। वहां से वी कैन फाइंड आउट दैट देयर इज अ 200 यूनिट्स अप इन बैलेंस। 200 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक बच गया। नाउ वी विल स्टार्ट टू वैल्यूएट दैट 200 यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी।
देखो ना, खरीदा बेचा, ऑटोमेटिकली जेब में कुछ स्टॉक रह गया ना। ये हमारी इवेंट, एक इवेंट दूसरी इवेंट, दो इवेंट का रिजल्ट एक नई इवेंट, दो इवेंट का रिजल्ट एक नया इवेंट, और ये वो इवेंट जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। क्या हम 200 यूनिट्स जो बच गए, क्या इसको रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। ये ऑटोमेटिकली फिर ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो गया। होप सो चीजें क्लियर हैं। मैं फिर बोलता हूं बहुत आसान है, क्योंकि ये टेक्निकली हमको बताना आपको जरूरी है, तो हम थोड़ा टेक्निकल हो करके बता रहे हैं। बस ये समझ लो, हमने 10,000 यूनिट्स बाई की 10,000 रुपए में, 800 यूनिट्स बेच दी 15,000 रुपए में। बताओ प्रॉफिट कितना? सर ऐसे नहीं, पहले हमें स्टॉक भी निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। क्योंकि 1,000 यूनिट खरीदी और 800 बेची, इसका मतलब 800 कितने में खरीदी? 8,000 में खरीदी। 800 यूनिट्स बेची कितने में? 15,000 में। तो 8,000 में खरीदी, 15,000 में बेची, 7,000 प्रॉफिट हो गया। ये चीज समझ में आ गई। अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी जेब में 200 यूनिट्स का स्टॉक बच गया, जिसके लिए अलग से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ा। लेकिन ये 200 यूनिट्स का जो स्टॉक बचा है ना, इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज एन अमाउंट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रुपीस। अब बात समझ में आई? फिर हम इसको चूंकि रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। चूंकि हम इसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। चलिए सर, ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ट्रांजेक्शन्स भी समझ में आ गया, इवेंट भी समझ में आ गया, और इवेंट्स के रिजल्ट, जो इवेंट्स का जो डिफरेंस होता है, रिजल्टेंट फिगर होता है, वो भी कभी कभी एक नया ट्रांजेक्शन अराइज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। दूसरा एक और है, चलो वो भी बता देते हैं। मैंने कहा हमने 800 यूनिट्स बाई की 8,000 रुपए में, हमने 800 यूनिट्स बेची 15,000 में। अब बताओ, अब तक तो यूनिट से यूनिट का डिफरेंस निकाल रहे थे और कह रहे थे सर 1,000 खरीदी 800 बेच दी, तो 800 का 800 से कंपैरिजन करके प्रॉफिट पता चल गया। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट पता चल गया, ऑटोमेटिकली स्टॉक तो उधर से पता चला, स्टॉक तो यहां से पता चला। लेकिन 800 से 800 खरीदा 8,000 में, 800 बेचा 15,000 में। खरीदा कितने में? जेब से कितने गया? 8,000। जेब में कितना आया? 15,000। ऑटोमेटिकली जेब में कितना रह गया? 7,000। इस 7,000 प्रॉफिट के लिए भी हमें अलग से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। दो इवेंट का रिजल्टेंट फिगर है ये, दो इवेंट का ये रिजल्टेंट फिगर है। 8,000 में खरीदा, 15,000 में बेचा, ऑटोमेटिकली जेब में कितना रुपया एक्स्ट्रा रह गया? मैंने कोई सामान 8,000 में खरीदा और 15,000 में बेच दिया, मेरी जेब में कितना आ गया होगा? नेट कितना आ गया सर? 7,000 बैलेंस बच गया। इसके लिए हमने कोई अलग से ट्रांजेक्शन किया नहीं, ये दो ट्रांजेक्शंस का रिजल्टेंट फिगर है, इसलिए ये इवेंट है, इवेंट का रिजल्टेंट फिगर, जिसको हम रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which can be converted into money, that's why it can be recorded in our books of account again। तो दो चीजें, हमने क्या खरीदा, ढंग से सुनेंगे। अब ज्यादा क्रिटिकल हो गया ना आपके लिए, सुने। हमने 1,000 यूनिट्स परचेज किया, कितने में? चलो दो पार्ट में तोड़ देते हैं। 800 यूनिट्स सेल कर दिया, स्टॉक में कितना बच गया? 200 यूनिट्स। क्या हम इसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं? श्योर, 100%। कितने रुपए? 2,000। 800 यूनिट्स को हमने परचेज कितने में किया था? 8,000 रुपीज में। और सेल कितने में किया है? तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया? अब जरा देखो, हमने ट्रांजैक्शन कौन सा किया था, इससे सारी चीजें क्लियर होंगी। परचेज किया और सेल किया, बस इतना काम किया। बाकी दो चीजें, बाकी की दो चीजें, एक ये प्रॉफिट और दूसरा ये स्टॉक। ये जो प्रॉफिट है ना 7,000, ये दो चीजें जो मैंने सर्किल में रखी ना, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुए। हमने खरीदा 10,000 का सामान, बेचा 15,000 का, उससे 2,000 का स्टॉक अपने आप आ गया और 7,000 का प्रॉफिट अपने आप आ गया। ये दोनों अपने आप, ये इवेंट्स के रिजल्टेंट फिगर हैं, ये इवेंट्स के ऑटोमेटिक रिजल्टेंट फिगर हैं, जिनको हम रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इन इवेंट्स की भी बुक्स में एंट्रीज करते हैं। हम ट्रांजैक्शंस की तो रिकॉर्डिंग करते ही करते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट्स की भी रिकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, जिन इवेंट्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये रिजल्टेंट फिगर की तरह आते हैं। अब क्लियर है? बिल्कुल सर, ये अब ज्यादा क्लियर हो गया। चलिए भाई,
तो अब कोई कहेगा ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत है? नको। इट मीन्स एन इवेंट। ट्रांजैक्शन तो हमेशा इवेंट रहेगा ही रहेगा, ये तो मैंने बता दिया। ट्रांजैक्शंस, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज इवेंट फर्स्ट विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ बिटवीन पार्टीज। ठीक है, मत बताइए सर, कहानी खत्म करिए। एंटिटी की बात करते हैं। जब हम एंटिटी की बात करते हैं तो एक चीज याद रखेंगे, आगे चलकर हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना, वो एंटिटीज की बुक में करते हैं। TIES होगा, छोड़ देते हैं। एंटिटीज की बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, ठीक है ना। तो ये एंटिटीज की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये अकाउंटिंग हम करते हैं एंटिटी की बुक्स में। मान लो मेरा बिजनेस है या मेरा प्रोफेशन है, तभी तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि मेरे बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, किससे कितना रिसीवेबल है और किसको कितना पेबल है, कितनी हमारे पास एसेट्स हैं और हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं। ये जानने के लिए ही तो हम अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। बेसिकली द फर्स्ट और प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू नो ऑल दीज थिंग्स, कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। आई जस्ट वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द मेंटेनिंग ऑफ माय बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज इट। लेकिन एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है एंटिटी। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर शंकर, तो अगर मिस्टर शंकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, मान लेते हैं प्रोफेशन, चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता है, प्रोफेशन स्टार्ट करता है, और उसने कोई नाम नहीं दिया बिजनेस का कोई नाम नहीं दिया, उसने अपनी क्लासेस का नाम ही दे दिया शंकर कोचिंग क्लासेस या शंकर कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोई बच्चा जाता है, शंकर सर हैं क्या, शंकर सर हैं क्या, शंकर सर पढ़ा रहे हैं। अब ढंग से सुनना, अब जो ये मिस्टर शंकर है वो अलग है, और उसका बिजनेस मेसर्स शंकर अपने आप क्रिएट हो जाएगा, इसको अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मिस्टर शंकर ने जो अपना बिजनेस है उसका एक नाम दिया, इनफाइनाइट कोचिंग क्लासेस, हो सकता है। अगर उसने अपना नाम दिया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ओके उसका बिजनेस है इनफाइनाइट कोचिंग क्लासेस, दैट्स इट। और दूसरा, अगर मिस्टर शंकर ने कोई नाम नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली मिस्टर शंकर दो पार्ट में बंट जाएंगे, एक मिस्टर शंकर की अपनी आइडेंटिटी और उस मिस्टर शंकर की एक बिजनेस की आइडेंटिटी, जिसको हम कहेंगे मेसर्स शंकर। इज इट क्लियर? तो मिस्टर शंकर अलग है, मेसर्स शंकर अलग है। ये जो मेसर्स शंकर है ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग से बनाएगा, इसी को हम कहते हैं एंटिटी। एंटिटी, अब एंटिटी प्रोप्राइटरशिप में भी हो सकती है। मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, होलसेल मालिक हूं, कमाता हूं, धमाता हूं, खर्चा करता हूं, मैं ही सारा प्रॉफिट रखूंगा, इसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व, एक बंदा मालिक है। एक कहते हैं पार्टनरशिप, जहां 2 से 3 लोग मिल करके बिजनेस करते हैं। चलो तुम फिजिक्स पढ़ाओगे, तुम केमिस्ट्री पढ़ाओगे, तुम मैथ्स पढ़ाओगे, तुम अकाउंट्स पढ़ाओगे, तुम बायो पढ़ाओगे, एक इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, तो ये सारे टीचर्स मिल करके एक पार्टनरशिप बनाते हैं और कहते हैं हम लोग एक नाम रखेंगे अपने बिजनेस का, ठीक है ना। ये जब बिजनेस का नाम मिल करके रखते हैं तो वो हमारी एक एंटिटी क्रिएट हो जाती है। तो पार्टनरशिप भी हमारा एक एंटिटी होता है। कंपनी के फॉर्म में भी एंटिटी क्रिएट की जा सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से भी एंटिटी क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ के नाम से भी एंटिटी क्रिएट की जा सकती है। फिलहाल अभी आप कंफ्यूज ना हो, अगर मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज दैट इज ओके। ये समझ में आया एंटिटी, यस। एसेट्स, अच्छा अब आते हैं, मैंने कहा बेसिक हमारा पर्पस होता है अकाउंटिंग का
अकाउंटिंग का मेरा बेसिक या एम होता है कि आई जस्ट वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। हाउ हम ना ये चीजें बनाते हैं। ढंग से सुनेंगे बिल्कुल इत्मीनान से, मैं थोड़ा आगे की बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर इसके थ्रू बताऊंगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा। हमने थोड़ी देर पहले बताया हमको ना कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के दो पर्पज होते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट या लॉस पता करना। तो अगर हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहें तो हम उसके लिए बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, मेरी बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। इसके लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। मेरी बात ढंग से समझिए, हमारा बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये ये हमारा मेन पर्पस है। हमें बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का मेन पर्पस है ये प्रॉफिट या लॉस पता करना। उसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। दूसरा होता है कितना किससे पैसा लेना है, किसको कितना देना है, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। इधर हम लोग लिखते हैं एक्सपेंसेस, इधर हम लोग लिखते हैं इनकम। अभी ऐसे ही बता रहा हूं शॉर्ट में, अगर आप लोग कॉमर्स के नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बार बार बताऊंगा, दिमाग में वो छप जाएगा। प्लस मेरा काम रटवाना नहीं है, मैं चीजों को समझा रहा हूँ। ये चीजें आगे चलकर देखेंगे, अगर मैं इसको टर्मिनोलॉजी ऐसे बताऊंगा तो शायद कम समझ में आए, जैसे यहाँ पर दिए बुक्स में दी है। अदरवाइज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे हम लोग लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ कितना कितना किसको पेबल है बोल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग एसेट्स, या कितना कितना रेसिविएबल है, किससे कितना पैसा लेना है। बस ये चीजें होती हैं, टोटल मिलाकर ऐसे पता चलता है। यानी बैलेंस शीट का ये साइड देख करके, राइट साइड देख करके हम पता कर सकते हैं हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और कितने रिसीवेबल्स हैं, किससे कितना लेना है। ये हमें बताता है किससे कितना लेना है और कितनी एसेट्स हैं। ये बताता है किसको कितना देना है और मेरी लायबिलिटीज क्या क्या है। ये हमें बताता है मेरी इनकम्स क्या क्या है और एक्सपेंसेस क्या क्या है। अच्छा, इनकम और एक्सपेंसेस का अगर डिफरेंस देखो ना, इनकम अगर है मान लो 10,000 और एक्सपेंस है आपका 8,000, तो आप खुद कहोगे सर देर इज अ प्रॉफिट, देर इज अ प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट? सर 2,000 का प्रॉफिट है। बात समझना, हाँ या ना? क्लियर है? अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में देखने की, अच्छा अगर उल्टा हो, अगर इनकम हो 10, एक्सपेंसेस हो 10,000 और एक्सपेंडिचर हो 8, इनकम हो 8,000, तो उल्टा हो गया ना, देर इज अ लॉस। लॉस कितना हो गया? 2,000। 10,000 का खर्चा, 8,000 की इनकम। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या सोर्सेज ऑफ फंड। बिजनेस में पैसा आया कहां कहां से, बिजनेस में पैसा आया कहां कहां से, इसको हम लोग कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये लाइबिलिटी भी तो है। अब देखो पैसा कहां से आया, मैंने अपने घर से पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। एंटिटी कंसेप्ट, मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है, मिस्टर शंकर अलग है, मैसर से शंकर अलग है। तो अगर मिस्टर शंकर ने इस बिजनेस में पैसा लगाया है तो अब इस बिजनेस का नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेसर्स शंकर। यानी मेसर्स शंकर एक अलग है और मिस्टर शंकर अलग हो गया, ऑटोमेटिकली तुरंत अलग हो जाएगा। मेसर्स शंकर ने, इसका मतलब पैसा किससे लिया? मिस्टर शंकर से। हाँ, मेसर्स शंकर ने पैसा किससे लिया? मिस्टर शंकर से। तो हम लोग जब भी अब आगे बात करेंगे मेसर्स 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 की बात करेंगे, तो मेसर्स शंकर ने पैसा किससे लिया? मिस्टर शंकर से। इसका मतलब मेसर्स शंकर अगर मिस्टर शंकर से पैसा लेता है तो उसको लौटाना भी तो पड़ेगा। इसका मतलब मिस्टर शंकर, मेसर्स शंकर के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। जरूरी नहीं मेसर्स शंकर केवल मिस्टर शंकर से पैसा ले, मेसर्स शंकर ने बैंक से भी लोन लिया तो इसका मतलब बैंक का लोन भी उसके लिए लायबिलिटी होगी। मेसर्स शंकर ने जरूरी नहीं कि मिस्टर शंकर से पैसा लिया और लोन से पैसा लिया, उसने मार्केट से उधार सामान खरीदा तो भी तो इसका मतलब लोगों ने हेल्प किया पैसा दे करके या सामान दे करके, तो वो लायबिलिटीज हैं। इसका जस्ट उल्टा,
इस पैसे को, सोर्स ऑफ फंड को हमने कहाँ कहाँ यूज किया, इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसका यूज करना। मान लो हमारे बिजनेस में टोटल मिलाकर के 5 लाख रुपया आया, कहां कहां से आया वो देखेंगे, अलग अलग सोर्सेज से पैसा आया, दिस इज नोन एज सोर्सेज ऑफ फंड। और जहां जहां से पैसा आया उनको उनका पैसा लौटाना भी तो है। अच्छा, इस पैसे का मैंने क्या यूज किया, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। कहां अप्लाई किया, पैसे को कहां यूज किया, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। हो सकता है इस पैसे का यूज हमने किया हो फिक्स्ड एसेट को खरीदने में, हो सकता है इस पैसे यानी कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, हो सकता है ना पैसे को वहां लगाया हो, हाँ या ना, और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में, तो हो सकता है हम इससे ये एसेट्स खरीदें। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, इस पैसे का यूज हम लोग स्टॉक खरीदने में भी लगाते हैं। किस में खरीदने में लगाते हैं, स्टॉक। और कुछ अपने पास कैश में रखते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस रखते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड है। कुछ पैसा बच गया, भाई जेब में कुछ रहना भी तो चाहिए, कैश एंड बैंक। तो 5 लाख रुपया आया, कहां कहां से आया और कहां कहां गया। कहां से तू आया है, कहां को तू जाएगा, वो है बैलेंस शीट। सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये है आपका इनकम टैक्स। दोनों चीजें क्लियर हो गई, पक्का। अब आपके काफी टर्मिनोलॉजी यहां से मैचअप करेंगे। चलो, एंटिटी के बाद हम लोग बात करेंगे एसेट्स। ओके सर, अब एसेट समझ में आ रहा है। ये आपने यहां लिखा है, कहां लिखा है, ये बैलेंस शीट एसेट साइड। अच्छा, एसेट्स यानी पैसा हमने लगाया। एसेट्स में एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, अब जरा ढंग से सुनना। मैंने प्लांट खरीदा, प्लांट एंड मशीन। क्या ये प्लांट एंड मशीनरी मेरी 2 दिन 4 दिन चलेगी? नहीं सर, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 1 साल से अधिक चलेगी ना। हाँ। अच्छा, मैंने ये प्लांट खरीदा इसलिए खरीदा कि मैं इसको बेचूंगा? ना 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 सर, ऐसे कैसे बेचेंगे। मान लीजिए आप पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, चलिए चलिए पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप पेन बनाते हैं और उसके लिए आपने प्लांट खरीदा। अब ये 10 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, 1 साल से अधिक चलेगा, और ये बिजनेस में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में यूज होगा और कई सालों तक यूज होगा, और कई सालों तक ये प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस को प्रॉफिट देने का काम करेंगी। इसी तरह फर्नीचर की बात करें, अगर हम फर्नीचर एंड फिक्सचर लेते हैं, सेम उसी तरह से 5 साल, 7 साल, 10 साल चलेगा। हाँ, इसको क्या मैंने बेचने के लिए खरीदा ना, इसको हमने बिजनेस में रिटेन करके इससे बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा और उससे हम कई सालों तक प्रॉफिट कमाएंगे। ये होता है फिक्स्ड एसेट, ये होता है फिक्स्ड एसेट, ये होता है फिक्स्ड एसेट। हाँ सर, अभी आप एसेट बोल रहे थे ना, ये होता है फिक्स्ड एसेट। एसेट भी दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड एसेट, एक होती है करेंट एसेट। एसेट भी दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड एसेट, एक होती है करेंट एसेट। इसको कभी कभी हम लोग नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं, जो करेंट एसेट ना हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है ना। ये दो तरह की एसेट्स होती हैं। तो जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिए ना, दोज वे द एग्जांपल्स रिलेटेड टू योर फिक्स्ड एसेट, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो, चाहे आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो सर करंट एसेट, करंट एसेट होती तो करंट नेचर की, करंट मतलब तुरंत, करंट मतलब तुरंत, करंट मतलब तुरंत, जो 12 मंथ से कम पीरियड के लिए होती हैं। कितने से, जिनको हम 12 मंथ्स के अंदर कवर कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे, दिस इज नोन एज करंट एसेट। ऐसी एसेट्स जिसको हम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट कर लेंगे कैश में। हमारा कैश मेरे लिए करंट एसेट है। सुबह कैश था 10,000, शाम होते होते 9,800 बचा। क्यों? 200 रुपए में चाय पानी नाश्ता खाना और लोगों को रिफ्रेशमेंट या फिर बिजनेस एक्सपेंसेस या स्टेशनरी खरीदने में यूज कर लिया। तो कैश हर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में चेंज होता रहता है, लेकिन ये कैश मेरे लिए करंट एसेट है। एसेट है, कैश मेरे जेब में जो पड़ा है मेरे लिए एसेट है, लेकिन ये करंट है। करंट इसलिए अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा। ये एसेट जो फिक्स एसेट्स हैं, ये हमारी तुरंत तुरंत चेंज नहीं होती। हमने अगर 10 लाख रुपए की कोई फिक्स एसेट खरीदी, वो 5 साल 10 साल चलेगी। 50 लाख की कोई फिक्स एसेट खरीदी, वो चलेगी, उस पर जल्दी चेंजेस नहीं आने वाले। दोनों में फर्क समझ में आया। स्टॉक,
स्टॉक मेरे लिए करंट एसेट है, स्टॉक मेरे लिए करंट एसेट है। अभी वो 10,000 यूनिट है, कोई आया 2 यूनिट्स लेकर के चला गया, तो मेरा सेल तो हो गया, हाँ या ना, सेल तो हो गया, लेकिन बाकी जो स्टॉक बच गया मेरे लिए करंट एसेट है। भाई मान लो मेरे पास है 5,000 यूनिट्स, कितना? अब 5,000 यूनिट्स में एक बंदा 100 यूनिट्स ले गया, तो हम लिखेंगे यहां पर 100 यूनिट्स परचेज किए थे और ये 100 यूनिट्स सेल कर दिए। जितने रुपए में खरीदे, जितने रुपए में बेचे, उसका डिफरेंस हमारा प्रॉफिट या लॉस। लेकिन ये हमारा करंट एसेट है स्टॉक का। हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो, चिंता ना करना, वो समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी चूंकि शुरुआत है, मुझे केवल आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी है। बार बार ये वर्ड्स मैं बोल करके आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ, ये फिक्स एसेट होती है, करंट एसेट होती है, ये स्टॉक होता है, ये एंटिटी होती है, ताकि आप यूज टू हो जाए इन वर्ड्स को यूज करने के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर नहीं भी समझ में आ रहा कोई पॉइंट, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जितनी भी मैंने चीजें आज समझाई हैं, एवन मैंने ये भी आपको समझाया ट्रांजैक्शन, तो जब हम लोग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन से, तो फिर से ये सारी कहानी मैं डिटेल में और डिटेल में खुल करके बताऊंगा। एंटिटी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में अगेन आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको एसेट्स नहीं समझ में आया, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज देयर इज अगेन अ न्यू चैप्टर, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, इन विच you will try to use in a frequent way the capital assets or the fixed assets, sorry fixed asset। इस तरह से करंट एसेट्स बार बार यूज होंगी, लाइबिलिटीज बार बार यूज होगी, तो आपको टेंशन बीमार लेने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग केवल एक मोटा मोटी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हल्का फुल्का, ठीक है ना, ताकि चीजें दिमाग में सेट होंगी। भाई ये हैं क्या, आगे हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो हर जगह यूज होंगे आने वाले समय में। तो करंट एसेट, करंट का मतलब होता है जो आए जाए, कोई रहे ना। फिक्स एसेट वहीं रहेगी, मैंने जमीन खरीदी, अब है, इस जमीन पर हम बिजनेस कर रहे हैं कई सालों तक। मैंने प्लांट लगाया, इस जमीन पर कई सालों तक रहेगा। मैंने फर्नीचर खरीदा, इस जगह के लिए ये कई सालों तक बिजनेस में रहेगा। तो ये क्या है, ये चीजें फिक्स्ड हैं, इसको हटाया नहीं जा सकता। कैश है, एसेट है, लेकिन अभी कुछ और, 5 मिनट बाद कुछ और। स्टॉक है, अभी कुछ और, 5 मिनट बाद कुछ और, बात खत्म। अब समझ में आया, इसको हम करंट एसेट बोलते हैं, ठीक। लायबिलिटीज इन द सेम वे, जैसे एसेट्स था, इन द सेम वे हम बात करेंगे लायबिलिटीज के लिए। लायबिलिटीज यानी जिनको हमें पैसा देना है, पे ऑफ करना है। ये लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने बैंक से लोन लिया, 10 साल तक पैसा देना है, 1 साल से अधिक का टर्मिनोलॉजी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। जैसे मान लो मैंने किसी से उधार सामान खरीदा, मुझे उसको पैसा देना है, मैंने फिर सामान खरीदा, मुझे उसको पैसा देना है, मैंने फिर सामान खरीदा, मुझे उसको पैसा देना है। मैंने सामान खरीदा, कुछ पैसा दिया, सामान खरीदा, कुछ पैसा दिया, सामान खरीदा, कुछ पैसा दिया। सामान खरीदा, मेरी जिम्मेदारी है मैं पेमेंट करूं, फिर मैंने कुछ पैसा दिया। देखो ना, पैसा, स्टॉक आना पैसा जाना, स्टॉक आना पैसा जाना, सामान खरीदना पैसा जाना, ये रेगुलर चलता रहता है, ये लायबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आना और जाना लगा रहेगा, 1 साल के अंदर, तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म जिसकी पीरियड ऑफ मैच्योरिटी 1 साल से अधिक की हो, जिनकी लायबिलिटी या पेबल 1 साल से अधिक का हो, उसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर हो, लॉन्ग टर्म 1 साल से, शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर हो, लॉन्ग टर्म 1 साल से अधिक की लायबिलिटी हो, ठीक है ना। तो करंट एसेट जिसको 12 महीने के अंदर रियलाइज किया जा सके, शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी जिसको 12 महीने के अंदर हमको देना है, ठीक। कैपिटल, कैपिटल। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया यहां पर ये सोर्सेज ऑफ फंड्स। अगर मिस्टर शंकर से पैसा लेता है, देखो ना, अब ये मिस्टर शंकर अलग है, और इसने ही अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। अब अपने आप एक नया नाम बन गया, अगर उसने कोई नाम नहीं दिया, जिसको हम कहेंगे मेसर शंकर। इसने इस बिजनेस में पैसा लगाया था 5 लाख रुपए कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल का, सर आप कैसे बोल देंगे कैपिटल? अच्छा, मेसर शंकर को पैसों की जरूरत है, बिना बिना पैसों के तो बिजनेस चल नहीं सकता, ये बिजनेस एंटिटी चल नहीं सकती। तो मेसर शंकर ने किससे पैसा लिया? मिस्टर शंकर से। मेसर शंकर ने किससे पैसा लिया? मिस्टर राम से। हो सकता है इसने भी इसको 2 लाख रुपए दिए, लेकिन दोनों के रुपए देने में फर्क है। सर कौन सा फर्क है? मेसर शंकर इस शंकर से पैसा ले रहा है, ये वो मिस्टर शंकर है जिसका इस बिजनेस पर पूरा कंट्रोल है। यही बिजनेस स्टार्ट किया ना, इसका पूरा कंट्रोल है। पढ़ाने वाला यही है ना, इसका पूरा कंट्रोल है। सारा प्रॉफिट या लॉस इसका है ना, पूरा कंट्रोल है।
लेकिन इसने पैसा लगाया, दो अलग अलग लोग हो गए। लेकिन मिस्टर शंकर के लिए, मिस्टर शंकर की जो लाइबिलिटी है वो अलग है, मेसर्स शंकर की जो लाइबिलिटी मिस्टर राम के लिए है वो अलग है दोनों के लिए। क्यों सर? पैसा तो मेसर्स शंकर दोनों को वापस करेगा, लेकिन प्रॉफिट या लॉस सारा का सारा किसका रहेगा? मिस्टर शंकर का। लेकिन मिस्टर राम कहेगा एक साल 2 साल बाद जाएगा, सुन मेरा पैसा मुझे वापस कर। क्या मिस्टर शंकर मेसर्स शंकर को ये वर्ड बोल सकता है, तू सुन मेरा पैसा वापस कर? अरे नहीं बोल सकता। मिस्टर शंकर का खुद का बिजनेस है, कंट्रोल है, लोगों को रख रहा है, लोगों को हटा रहा है, सारा प्रॉफिट उसी का है, लॉस भी इसी का है, सारी मेहनत इसी की है, सारा कंट्रोल इसका है। लेकिन मिस्टर राम बाहरी आदमी है, मिस्टर राम को अपना प्रॉफिट चाहिए, बात खत्म। इंटरेस्ट के नाम पे बात खत्म। इसको इसका पैसा वापस चाहिए और इसको इसका इंटरेस्ट चाहिए, इससे अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मिस्टर राम मिस्टर शंकर के पास जाता है, मिस्टर शंकर के पास जाता है, कहता है मुझे मेरा पैसा तो मिस्टर से शंकर कहता है कि भाई मेरे बिजनेस में खूब लॉस हो रहा है, भाया तू आज मत ले पैसा। काहे का फायदा, काहे का नुकसान, मैंने तेरे को लोन दिया है, वापस कर, नहीं तो चलूं क्या पुलिस स्टेशन। तो देखो ना, मिस्टर राम ऐसे धमकी दे रहा है, लेकिन वही मिस्टर शंकर अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो चुप रहेगा, अरे उसी का बिजनेस है। तो दोनों लोगों को पैसा चाहिए, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। तो इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल, कि इसने अपने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल। इस और इसका मतलब इसको हम कहेंगे लोन। अमाउंट सेम है, लेकिन एक को हमने नाम दिया कैपिटल और एक का नाम दिया लोन। अब कैपिटल है तो दूर से ही कोई भी समझ जाएगा, बैलेंस शीट देखेगा कैपिटल। अब मान लो बैलेंस शीट बनी, कैसे बनी बैलेंस शीट, जरा ढंग से देखना। ये बैलेंस शीट बनी और मैंने मेसर्स शंकर में लिखा, मिस्टर शंकर से हमने पैसा लिया 5 लाख, मिस्टर राम से मैंने पैसा लिया और मैंने मिस्टर शंकर से फिर पैसा लिया। सर सर 2 बार पैसा लेंगे आप? अरे जरूरी है क्या शंकर नाम का एक ही बंदा हो दुनिया में? कई हो सकते हैं शंकर, हाँ सर भोले भी तो हो सकते हैं, होने तो अभी उसके बाद मैंने कहा शंकर दूसरा भी आ गया। अच्छा, ये शंकर अलग है, ये शंकर अलग है। ये बाहरी शंकर है जिस जो लोन की तरह पैसा दिया है, ये मिस्टर राम जिसने लोन की तरह पैसा दिया, इनको मुझे वापस करना है, ये जब मांगेंगे जब देना होगा। जबकि मेसर्स शंकर का इस मिस्टर शंकर से कैपिटल का नाता है। अब अगर हमें कुछ ना दिया हो, हमको यहां काट दिया जाए इस वर्ड को, सॉरी ये 5 लाख रहने दो, अगर हम ये हटा दें वर्ड्स, अब मैं केवल इतना लिख दूं कैपिटल, तो तुरंत तुम लोग के दिमाग में आएगा ओके कैपिटल मतलब ये बंदा इस बिजनेस को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और अगर लोन मैंने लिख दिया, ओके ये लोग बाहरी लोग हैं जिनका मतलब पैसा वापस लेने से, इंटरेस्ट से मतलब है, और इनका कोई बिजनेस पे कंट्रोल वगैरह नहीं है। ओनली बाय सीइंग द वर्ड कैपिटल एंड लोन वी कैन बाइफरकेट द पर्संस एट ऑल। हम लोग तुरंत बाइफरकेट कर लेंगे लोगों को, देखो ये कैपिटल के नाम पे दिया, इसका मतलब सारा का सारा बिजनेस इसी का है। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैंने ये कैपिटल नहीं लिखा, लोन नहीं लिखा, इधर भी लिखा शंकर और इधर भी लिख दिया शंकर, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर, जो प्यार तेरे नाम का पिया। ये कैसे पता चलेगा? कंफ्यूज, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये शंकर वो वाला शंकर है जो मिसेस शंकर का बिजनेस चलाता है, या ऊपर वाला मिस्टर शंकर वो वाला शंकर है जो इस बिजनेस को चलाता है? तो हमें नाम से लेना देना नहीं, हमें इनको बाइफरकेट करना पड़ेगा कैपिटल में और इनको बाइफरकेट करना पड़ेगा लोन में। तो अब समझ में आया लोन। जिस तरह एसेट्स 2 टाइप की थी, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट, उसी तरह लाइबिलिटीज भी हमारी 2 तरह की आएंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म जो हमें 1 साल से ज्यादा पीरियड में ड्यू है के पेमेंट करने के लिए, शॉर्ट टर्म जिसको हमें 1 साल के अंदर पे ऑफ करना है। कैपिटल का वर्ड पता चल गया। अच्छा ड्रॉइंग, ड्रॉइंग की बात करें, मान लो मिस्टर शंकर ने 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। अब बिजनेस कर रहा है, उससे कर रहा है और ये कैपिटल है। अब सोचो कैपिटल कितनी बड़ी बात होती है, कैपिटल कितनी बड़ी बात होती है, कैपिटल कितनी बड़ी बात है कि 5 लाख रुपए लगा दिया, क्या इस पैसे को निकालेगा? नहीं सर, अभी तो आपने बोला नहीं निकालेगा। अच्छा, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मान लो मेरा नाम शंकर है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने उसमें 5 लाख रुपए लगाए, मेरा कोई और बिजनेस नहीं, मेरी कोई नौकरी चाकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी और कमाने का कोई सोर्स नहीं है,
मेरे बच्चे घर पे कहते हैं पापा जी चॉकलेट ले आओ, मैं कहाँ से पैसा निकालूंगा? सर बिजनेस से। रास्ते घर पे आ रहा था मैं, रास्ते में चॉकलेट खरीदा, बच्चों को ले आकर दे दिया। घर वालों ने कहा मुझे कपड़े चाहिए दिवाली पर, ले लो भैया कपड़े ले लो। कहाँ से पैसा निकालूंगा? उसी बिजनेस से। अरे भाई तुम्हारे घर में बिजनेस हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? बिजनेस से आ रहा है। लेकिन इस बिजनेस से पैसा हम लोग धीरे धीरे निकाल रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। वो पैसा बिजनेस में यूज हो रहा है, उससे प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हम बिजनेस से घर पे ले आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा। चाय पानी नाश्ता, घर का राशन का खर्चा, और गेस्ट को घुमाने फिराने का खर्चा, हॉस्पिटैलिटी का खर्चा, इस तरह से जो भी घर के खर्चे होते हैं डे टू डे, वो हम कहाँ से करते हैं? सर इसी बिजनेस से करते हैं। अच्छा, मान लो सुबह मैंने चाय के लिए घर पे 10 रुपए का खर्च किया, रास्ते में रिफ्रेशमेंट का या नाश्ते का मैंने 40 रुपए खर्च किया, रास्ते में अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना? मूवी देखने चले गए, मान लो 200 रुपए, 2 मिनट के लिए, बहुत कम कम मैं लिख रहा हूँ। ये जो 250 रुपए खर्च हुआ ना, कहाँ से खर्च हुआ? क्या मैंने पैदा किया 250 रुपया? नहीं सर, आपने इसी में से खर्च किया। अगले दिन फिर सुबह उठे, राशन मैंने खरीदा घर के लिए 1000 रुपए का, बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदा मैंने 80 रुपए का, अब फिर अगले दिन ये 1080 खर्च हुआ। ये मैंने पैसा कहाँ से निकाला? सर आपने ये पैसा इसी बिजनेस में से निकाला। आप कोई पैसा पैदा थोड़ी कर रहे हैं। तो ये देखो ना, खर्चा कहाँ से हो रहा है? उसी कैपिटल से हो रहा है। अब कैपिटल मैंने लगाया देखने के लिए, तो ये कैपिटल थी परमानेंट, हमारी कैपिटल फंस गई बिजनेस में, लेकिन धीरे धीरे हम पैसा निकाल भी रहे हैं, प्रॉफिट उसमें ऐड हो रहा है कैपिटल में, लेकिन धीरे धीरे पैसा हम कहाँ से निकाल रहे हैं? उसी में से निकाल रहे हैं। तो कहा गया इसको हम कैपिटल नहीं बोलेंगे अब, ये डेली पैसा निकलेगा। अच्छी बात नहीं है, इसको कैपिटल का नाम दो, अच्छी बात नहीं है, इसको हम नाम देंगे ड्राइंग। क्या? कि जो पैसा निकाला वो घर में यूज हो गया। अब बात समझ में आई? तो कैपिटल पॉजिटिव है जो बिजनेस में आया, ड्राइंग निगेटिव है, कैपिटल का उल्टा है, लेकिन हम उसको ड्राइंग नाम देंगे। इज इट क्लियर? अब समझ में आया? ड्राइंग हिंदी में कहते हैं इसको आहरण। सेल्स बता दिया, परचेज बता दिया, स्टॉक बता दिया, स्टॉक डेटर्स। अच्छा 2 बार आ गया क्या? नहीं, देखते हैं। ठीक है, अब ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। मेरा ना, अब ढंग से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। फर्नीचर का बिजनेस है, यानी मैं फर्नीचर परचेज करता हूं और सेल करता हूं। जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं ना, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। नॉर्मल कोर्स मतलब इसी में ही मैं खरीदता और इसी चीज में मैं बेचता हूं। मान लो मेरा एसी का बिजनेस हो, तो मैं एसी खरीदूंगा और एसी बेचूंगा। हाँ, मेरा पेन का बिजनेस है, तो मैं पेन खरीदूंगा, पेन बेचूंगा। मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा, लैपटॉप बेचूंगा। मेरी बात ढंग से समझना। मेरा काम पढ़ाने का है, मेरा काम पढ़ाने का है, तो मैं लोगों को पढ़ाऊंगा, फीस लूंगा, बात खत्म। यह मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। चलो वापस आते हैं इस एग्जांपल पर। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मेरी बात ढंग से समझना, फर्नीचर का बिजनेस है। चारों तरफ फर्नीचर पड़ा हुआ है, चारों तरफ, हर तरफ फर्नीचर, ऊपर नीचे चारों दूसरा रूम फर्नीचर। कहीं सोफा सेट पड़ा हुआ है, कभी कहीं पर बेड पड़ा हुआ है, कहीं पर टेबल एंड चेयर, कहीं डाइनिंग टेबल, कहीं कुछ ऐसे मेरे कई सारे स्टॉक पड़े हुए हैं फर्नीचर के, क्योंकि मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। वो सारे फर्नीचर मैंने बेचने के लिए ही खरीद रखे हैं, वो मेरे लिए स्टॉक है, वो मेरे लिए परचेज और सेल है। वो मेरे लिए परचेज और सेल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, कहता है फर्नीचर चाहिए। मैंने कहा खरीद लो। कहता नहीं, जिस पर आप काम कर रहे हैं ना वही फर्नीचर चाहिए, ये जो आप काम कर रहे हैं ये वाला फर्नीचर, ये वाला हमको फर्नीचर चाहिए। मैंने कहा अरे ये मेरा फर्नीचर बेचने के लिए नहीं है भाया, वो जितने पड़े हुए ना वो बेचने के लिए। अरे भाई तू धंधा कर रहा है फर्नीचर बेचने और खरीदने का, मुझे ये फर्नीचर चाहिए देना। मैंने कहा नहीं भाई, ये फर्नीचर मेरा अपना पर्सनल यूज है, बिजनेस में मैं यूज करता हूं, देने के लिए खरीदा है क्या तेरे को? यही तो बोलूंगा। इट मीन्स फर्नीचर अब 2 तरह के हो गए।
एक वो फर्नीचर जो मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं, जिसको मैंने बेचने के लिए नहीं खरीद रखा, बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रखा और कई सालों तक बिजनेस में यूज करूंगा। सर ये तो एसेट्स है। हाँ, ये मेरे लिए एसेट है। बाकी फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो परचेज और सेल की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ये बिजनेस जिस पर मैं बैठकर अपना बिजनेस कर रहा हूं, जिसको मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, जिसको मैंने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, जिसको मैं बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए यूज करूंगा, वो मेरे लिए एसेट है। देखो, हैं दोनों फर्नीचर। एक ये फर्नीचर जिसको मैंने परचेज किया है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, वो मेरे लिए एसेट है। दूसरे फर्नीचर जो मैंने खरीदे हैं, उनको मैंने सेल करने के लिए खरीदा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए खरीदा है, तो वो परचेज एंड सेल है। दोनों में फर्क समझ में आया? फर्नीचर में मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, चारों तरफ लैपटॉप पड़े हुए हैं, आसूस का, लेनोवो का, एचपी का, आईबीएम का, 50 तरह के कंपनियों का पड़े हुए हैं लैपटॉप, एसर वगैरह सब। और मैं यूज कर रहा हूं लेनोवो का। मेरे पास एक बंदा है, मुझे लैपटॉप चाहिए, मैंने कहा ले लो। नहीं, मुझे तो यही लैपटॉप चाहिए जो आप यूज करें। अरे भाई, ये मेरे बिजनेस की एसेट्स है, वो मैंने बेचने के लिए खरीद रखे हैं, उसमें से कोई भी ले लो, ये मैंने बेचने के लिए नहीं खरीद रखा। ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। आई एग्री, मैं एग्री करता हूं कि मेरा ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन वो जितने भी पड़े हुए हैं वो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है, वो स्टॉक है, खरीदना और बेचना उसी में होता है। ये जो मैं यूज कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, इसमें मेरी सारी अकाउंटिंग पड़ी हुई है, मेरे पर्सनल फाइल्स पड़े हुए हैं, मेरे बिजनेस की फाइल्स पड़े हुए हैं, कैसे मैं दे दूं? दोनों कंप्यूटर में फर्क है। अब समझ में आया? वो सेल और परचेज और स्टॉक की तरह काम करेंगे, और एसेट की तरह कौन सा काम करेगा, अब आपको समझ में आ गया। तो अब ड्राइंग, सेल, परचेज, गुड्स, हमें नहीं लगता इनमें कहीं दिक्कत आएगी। स्टॉक, डेटर्स क्रेडिटर्स छोड़ देते हैं। अच्छा, प्रॉफिट बता दिया मैंने, लॉस बता दिया। बाकी चीजें आएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आएंगी तब तब मैं बताऊंगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हमें जो बताना था देखो छूट गया। जब हम परचेस करते हैं ना, तो दो तरीके से परचेस करते हैं, या तो कैश परचेस करते हैं या क्रेडिट परचेस करते हैं। कैश परचेज मतलब मैंने किसी से सामान खरीदा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने फर्नीचर खरीदा, तुरंत पैसा दे दिया, इसको हम कहेंगे कैश परचेज। ना आप देना ना लेना, कैश परचेज, दंडना दंडन छुट्टी, हिसाब किताब नील बटा सन्नाटा। दूसरा क्रेडिट परचेज, तू मुझे उधार दे, तू मुझे उधार दे, मैं तेरे से खरीद रहा हूं, 10 दिन बाद पैसा ले जाइयो। कितने दिन बाद पैसा ले जाइयो? 10 दिन बाद पैसा ले जाइयो। तो ये क्रेडिट परचेज कहलाता है। इसका मतलब सामने वाले को मुझे पैसा देना है, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, उसको मुझे पैसा देना है। यहां मेरे लिए कोई लायबिलिटी नहीं कि मैंने तुरंत पैसा दे करके सामान खरीदा, लेकिन यहां लायबिलिटी जनरेट हुई। और जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं ना, तो क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? तो जिसको मुझे पैसा देना है उसको हम कहेंगे क्रेडिटर्स, जिसको मुझे पैसा देना है उसको हम कहेंगे क्रेडिटर्स, यानी लेनदार, पैसा लेने वाला जो लेने आएगा। उसी तरह उल्टा, जब हम सेल करते हैं ना, तो दो तरीके से सेल कर सकते हैं। एक तो कैश सेल हो सकता है, मैंने माल बेचा, कैश लिया, ना देनी ना लेनी, हिसाब किताब वहीं खत्म। दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल मतलब सामने वाले ने कहा उधार दो, मैंने कहा ले जाओ, 20 दिन के अंदर पैसा दे देना, रो रो करके मैंने बोला 20 दिन के अंदर पैसा दे देगा, उसने कहा ठीक है मैं 20 दिन के अंदर पैसा दे दूंगा। इसका मतलब मेरी एसेट्स है, मुझे किसी से पैसा लेना है, लेना बाकी है, उसको हम कहेंगे डेटर्स। तो जिन लोगों से मुझे पैसा लेना बाकी है उसको हम कहेंगे डेटर्स, और जिन लोगों को मुझे पैसा देना बाकी है उन लोगों को हम कहेंगे क्रेडिटर्स। लेकिन ध्यान दें, ये दोनों चीजें तभी होती हैं जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब जिस चीज में हम खरीद बिक्री कर रहे हैं उसमें। मुझे किसी बैंक को पैसा देना है, मैंने उससे कुछ खरीदा नहीं, लेकिन मैंने बैंक लोन लिया, मैंने कुछ खरीदा नहीं, मैंने बैंक लोन लिया, मुझे उसको पैसा वापस करना है, तो ये नहीं, उसको भी क्रेडिटर्स लिख दो। ना 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 ना, वो लोन है, लायबिलिटी है, लोन है। उसी तरह मैंने किसी को एडवांस दिया है, मुझे उससे पैसा लेना है, मैंने किसी को लोन दिया है, मुझे उससे पैसा लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटर्स हो गए। डेटर्स वो जिनको मैंने उधार माल बेचा और उनसे पैसा लेना, क्रेडिटर वो जिनसे मैंने उधार माल खरीदा और उनको पैसा देना है। पक्की बात है? ठीक, छोड़ देते हैं, बाकी सब आएगा धीरे 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 धीरे, चीजें हम लोग की क्लियर होंगी आने वाले समय में।
और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चूँकि ये टॉपिक है, मैं बीच में इसको छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। अदरवाइज़ ये टॉपिक्स वैसे भी धीरे-धीरे कवर अप होते। लेकिन ये टॉपिक करने के बाद आपके दिमाग की कुछ बत्तियाँ जल गई होंगी। इन फ्यूचर जब हम उन वर्ड्स पर बात करेंगे तो आपको उतनी टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर आपने डिस्काउंट के बारे में नहीं बताया, छोड़ दो ना। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में नहीं बताया, छोड़ दो ना। बता देंगे, जब वो टॉपिक आएगा सामने तो धीरे से उसको भी बता देंगे, पता नहीं चलेगा। टाटा एंड बाय-बाय।